गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज 2 सितंबर और आज हम चर्चा करेंगे 2 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का और लास्ट में देखेंगे जो आज सुर्खियों में रही बातें उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15% हिस्सेदारी है जो बेचने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसकी घोषणा किसके द्वारा व किस उद्देश्य के लिए की गई है। दोस्तों हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव पास किया है। दोस्तों इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 33.4 मिलियन शेयर बेचेगी। यानी टोटल शेयर में से 33.4 मिलियन शेयर है अब जो केंद्र सरकार है वो अपने हिस्से की बेचेगी। सरकार ने केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने का निर्धारण किया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ बेच रही है। दोस्तों इसका मतलब बेचने से नहीं है, ये केवल और केवल जो कोरोना महामारी के कारण जो स्थिति खराब हुई है कोरोना महामारी के कारण उससे निपटने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। और ये बेचे नहीं जा रही, ये लीज पर दिए जा रहे हैं। यानी इनको लीज पर दिया जाएगा। जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज पे दिया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये आप सोच रहे होंगे 50 साल बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों ये 50 साल बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम डील की बात करते हैं, कितनी बड़ी डील है तो उस डील के अकॉर्डिंग ही इस ईयर का निर्धारण होता है। परंतु डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्रॉपर्टी है तो उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या उसी के पास रहेगी जिसके, तो लीज पे देने में और दोस्तों बेचने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो दोस्तों कोई भी चीज, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अभी -23.9% की दर से बढ़ रही है। और पहले थी 2010 के लगभग जो जो कांग्रेस सरकार थी उस समय 10% +10% की दर से बढ़ रही थी। तो दोस्तों एक बार आप थोड़ा सा लोगों की कही सुनी बातों पे विश्वास ना करके खुद दिमाग लगाएं और उसमें सोचें कि कोरोना महामारी क्या कांग्रेस के टाइम पे भी आई थी या बीजेपी के टाइम पे ही है। तो दोस्तों इसको सरकार से रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने खुद के दिमाग से का यूज कीजिए और देखिए कंडीशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। दोस्तों कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की स्थिति होती है वो उस समय की कंडीशंस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। तो दोस्तों लोगों की कही सुनी बातों पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक है 2020 को खारिज कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार ने जो कृषि अध्यादेश, जो केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक थे उनको खारिज कर दिया है। तो दोस्तों अब देखते हैं इनके बारे में कि ये सरकार ने खारिज क्यों किए, किस उद्देश्य से ये लागू किए गए थे। तो दोस्तों कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्रों में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। यानी कोविड-19 के दौरान 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने और कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की थी और साथ ही कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की थी, जिनमें से कुछ कानूनी सुधारों को पंजाब सरकार ने जो है रद्द कर दिया है या खारिज कर दिया है विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीला है, जो इसका राइट आंसर है। मनीला जो है ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स के फर्स्ट स्थान पे रहा। दोस्तों नाइट फ्रैंक, दोस्तों ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लग्जरी घरों या प्रॉपर्टी की कीमतों में सालाना आधार पर तेजी के मामले में भारतीय शहर बेंगलुरु 26वें स्थान पर, दिल्ली 27वें स्थान पर और इस लिस्ट में मुंबई को 32वां स्थान हासिल हुआ है। एंड दोस्तों ये लग्जरी घरों और प्रॉपर्टी की कीमतों में जो वृद्धि होती है उसके आधार पर जो नाइट फ्रैंक है जो ये इंडेक्स जारी करता है या रिपोर्ट जारी करता है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में भारत का बेंगलुरु 26वें स्थान पे, दिल्ली 27वें स्थान पे और इस लिस्ट में मुंबई को 32वां स्थान मिला और फर्स्ट स्थान पे मनीला जो रहा है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वो फर्स्ट स्थान पे रहा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे घोषित किया गया है, यानी जो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 है उसके विजेता किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस को संयुक्त रूप से इसका विजेता घोषित किया गया है। तो दोस्तों अब इसके बारे में देखते हैं, ओलंपिक जो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड है इसके बारे में। दोस्तों भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया, यानी भारत ने जो पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीता है। दोस्तों भारत ने ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में संयुक्त विजय भारत को रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार 18 बार सोवियत संघ जीता है, यानी अब तक रूस है जो 24 बार इसे जीत चुका है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने कोरोना महामारी के देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया था, यानी ये ऑनलाइन चेस ओलंपियाड है वो पहली बार हुआ है और रूस 24 बार जीत चुका है, जबकि भारत को ये पहली बार गोल्ड मेडल इसमें मिला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम ग्रां पी जो ट्रॉफी जीत के ब्रिटिश जो ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, उन्होंने अपनी इस साल की 5वीं ट्रॉफी नाम की है। तो दोस्तों अब जानते हैं बेल्जियम ग्रां पी के बारे में। दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने 30 अगस्त 2020 को बेल्जियम ग्रां पी जीती और उनके करियर का ये 89 यानी 79वां खिताब है। यानी लुइस हैमिल्टन है वो अब तक 89 खिताब जीत चुके हैं, यानी 89 खिताब है वो जीत चुके हैं। हैमिल्टन जो लुइस हैमिल्टन की रेस में ये उनको 7 में से 5वीं जीत मिली है, यानी अब तक 7 जो जो लुइस हैमिल्टन की हो चुकी है रेस, उसमें से 5वीं जीत है वो लुइस हैमिल्टन को मिली है। दोस्तों अब इसमें चैंपियनशिप में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त बना ली है। लुइस हैमिल्टन का जन्म 7 जनवरी 1985 को हुआ था। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फार्मूला वन ड्राइवर है, यानी ये ब्रिटेन के फार्मूला वन ड्राइवर है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिकी धावक कार्ल लुइस के नाम पर हैमिल्टन का नाम का नामकरण किया गया था। वे वर्ष 2007 में फार्मूला वन के अपने पहले सीजन में खेलते हुए कई रिकॉर्ड बनाए थे। तो दोस्तों ये था जो बेल्जियम ग्रांड प्री लीग है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का, इसमें राइट आंसर है 72 यानी 72वें स्थान पे भारत रहा है। तो दोस्तों अब जानते हैं मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग के बारे में। दोस्तों इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर और अमेरिका है जो तीसरे स्थान पर रहा और भारत को 72वां स्थान मिला है। दोस्तों अब रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, औसत मजदूरी की वैश्विक रिपोर्ट क्या है दोस्तों। दोस्तों प्रति महीना 32,800 रुपये यानी $437 के औसत वेतन के साथ भारत का दुनिया भर के 106 देशों में 72वां स्थान रहा, जो पिकोडी.com की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दोस्तों ये रिपोर्ट है जो पिकोडी.com द्वारा जारी की गई है और भारत का 106 देशों में से 72वां स्थान रहा है। दोस्तों इसमें इस रिपोर्ट का है कि प्रति महीने किस जो है औसत वेतन दिया जाता है, यानी प्रति माह कितना औसत वेतन है वो जनता को दिया जाता है, यानी लोगों को दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें भारत को 32,800 रुपये के साथ जो है 72वां स्थान मिला, यानी भारत है जो औसत वेतन के रूप में 32,800 रुपये खर्च करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि के अंदर जो है प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों हाल ही में केरल के कोच्चि में प्लास्टिक अवशिष्ट निपटान सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा नरम और कठोर प्लास्टिक अपशिष्टों को कटे हुए प्लास्टिक के रूप में संशोधित करने में सक्षम है। दोस्तों इसका उपयोग विभिन्न रिसाइकलिंग विकल्पों के लिए किया जा सकता है। इस सुविधा का उद्घाटन दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर है, यानी जो ये सर्विस है प्लास्टिक अवशिष्ट निपटान सुविधा, इसके जो उद्घाटन है जो दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर है कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल ए के चावला ने किया, यानी इसका जो उद्घाटन है वो ए के चावला ने किया। इस पायलट परियोजना को कोचिन शिपयार्ड दोस्तों किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों इस पायलट परियोजना को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा
एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परियोजना के रूप में एर्नाकुलम जिला प्रशासन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। एंड दोस्तों ये जो परियोजना शुरू की गई है कोचिन शिपयार्ड द्वारा, और एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परियोजना के रूप में इसे एर्नाकुलम के जो जिला प्रशासन प्रशासन है उसके माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों इस सुविधा में प्रति घंटे लगभग 150 किलोग्राम प्लास्टिक की को रिसाइकलिंग किया जा सकता है, और इसका स्वामित्व और संचालन है जो एसएनसी की ओर से आईएनएस वेडुरथी द्वारा किया जाएगा। यानी इसका संचालन और जो किसके द्वारा स्वामित्व किसके पास है दोस्तों, जो स्वामित्व है एसएनसी, और स्वामित्व संचालन का कार्य आईएनएस वेडुरुथी द्वारा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में सिंगापुर ने किस राज्य के साथ राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम के साथ ये समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। दोस्तों सिंगापुर ने असम सरकार के साथ राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम कैबिनेट ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है, जो मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है। दोस्तों यूनिवर्सिटी की स्थापना 900 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इन दोस्तों जो असम सरकार के और ने जो सिंगापुर की है कौशल विकास विश्वविद्यालय जो है स्थापित करने की जो एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं, और उसमें इसके माध्यम से जो 900 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसको बनाने के लिए, और इसको विधेयक को जो मंजूरी भी दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में 4 से 5 सितंबर तक आयोजित होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस के अंदर जो एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी और 4 से 5 सितंबर तक आयोजित होगी। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक मॉस्को में 4 से 5 सितंबर तक आयोजित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के लिए एलएसी पर विवाद के चल रहे गतिरोध के बीच मॉस्को का दौरा करेंगे। यानी दोस्तों मॉस्को का दौरा करेंगे, और दोस्तों इसके अंदर चाइना भी हिस्सा लेगा क्योंकि एससीओ का चाइना भी मेंबर है। दोस्तों भारत और रूस से संयुक्त रक्षा उत्पादन परियोजना और महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्ति में तेजी लाने के लिए दो पक्षों के साथ एक द्विपक्षीय बैठक का आयोजन भी हो सकता है जिसकी उम्मीद है। यानी दोस्तों भारत और रूस के मध्य एक द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है जिसमें जो रूस के साथ रक्षा डील हुई है उनमें तेजी लाने के लिए बातचीत हो सकती है। दोस्तों अनुमान है कि रूसी रक्षा मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत का भी दौरा कर सकते हैं, यानी भारत भी वो घूमने के लिए आ सकते हैं एक ऑफिशियल बैठक करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं जो एससीओ है उसके अंदर कितनी कंट्रियां हैं। दोस्तों एससीओ के अंदर चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, टोटल 8 कंट्रियां हैं एससीओ के अंदर। और दोस्तों इसकी अंदर जो यानी इस जो 8 कंट्रियां उनमें इंडिया और जो पाकिस्तान है वो बाद में शामिल हुई है। यानी पहले इंडिया और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं थी, पर इनको बाद में शामिल किया गया है। इंडिया और पाकिस्तान को बाद में शामिल किया गया है। तो पहले कितनी कंट्रियां थी? 6 ही कंट्रियां थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी ने किस बैंक के अध्यक्ष पद के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है? तो दोस्तों किसके नाम के लिए किस बैंक के लिए सिफारिश की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई के लिए सिफारिश की गई है। तो दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो ने एसबीआई के अध्यक्ष पद के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है। बोर्ड ने इसके अलावा श्री श्री निवासुल्लू शेट्टी को भी इस पद के लिए आरक्षित उम्मीदवार की सूची में रखा है। यानी दोस्तों इसको एक जो आरक्षित होता है कि कल को दिनेश कुमार खारा जी हैं वो अध्यक्ष पद के लिए से मना कर दें या और किसी रीजन से वो अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं तो इसके लिए एक अतिरिक्त है जो पेंडिंग लिस्ट में उनका नाम है श्री निवासुल्लू शेट्टी को इस पद के लिए आरक्षित रखा है। दोस्तों वे दोनों आरबीआई के प्रबंध निर्देशक है, यानी दोनों जो दिनेश कुमार खारा और श्रीनिवासुल्लू है वो है एसबीआई के प्रबंध निर्देशक हैं। खारा एसबीआई के मौजूदा चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा होगा। दिनेश कुमार खारा 1984 में प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए 2016 में एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया था जिसके बाद 2 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारी अब है सुर्खियां। तो दोस्तों सुर्खियों में है, जापान ने भारत में कोविड-19 संकट से निपटने हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आधिकारिक विकास सहायता ऋण के रूप में 3500 करोड़ रुपए दिए हैं। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कोविड-19 का जो संकट है उससे निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं दोस्तों? 3500 करोड़ रुपए। दोस्तों यूपी सरकार ने शुरू की मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। दोस्तों यूपी सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से जितने भी यूपी के अंदर खिलाड़ी हैं उनके घर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों 6500 करोड़ रुपए में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, यानी जो नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है उसमें 6500 करोड़ रुपए से का निवेश करके उसका पुनर्विकास किया जाएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन दवाइयां देने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मिड बोट विकसित की है। तो दोस्तों मिड बोट किसके द्वारा विकसित की गई है? भारतीय रेलवे द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट है, नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में प्रौद्योगिक केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट दोस्तों, सीआईएसएफ ने पेंशन भोगियों के लिए विकसित किया है पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप। दोस्तों पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीआईएसएफ के द्वारा। और किसके लिए? जो पेंशन प्राप्त करते हैं उनके लिए यह ऐप जो है विकसित किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश में 11 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगी शिपलिन सेवा, जो किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी, यानी सस्ती जो हवाई यात्रा वो प्रदान करेगी। दोस्तों नेक्स्ट है, वर्ष 2018 के बाद से पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों।